आर एन के एलिमेंट्स को एज एन टपल्स लिखते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे बार बार सबस्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी तो नोटेशन बहुत ही दिखने में मतलब थोड़ा सा देखने में अटपटा हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वी शैल आइडेंटिफाई एन एन टपल लाइक एक्स एज ए फंक्शन from the set 1 2 3 up to n to r, और 1 की इमेज हमारा एलिमेंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, 2 की इमेज सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी f of 1 is can be identified with x1, f of 2 can be identified with x2, and f of n can be identified with xn. So each element can be identified with a function. So हम बजाय एलिमेंट्स को ऐसे लिखने के we shall write them as a function from this set 1 2 3 n to r. तो आपके पास अब एक कोशी सीक्वेंस ली ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर टू द पावर n का नया रूप इस फॉर्म में है। सो ईच एफ एम इज ए फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू आर एम। तो हमने कोई एप्सिलॉन फिक्स कर दिया और हमको इसकी एक लिमिट निकालनी है। तो हमको आर टू द पावर n का एक एलिमेंट ढूंढना था सच दैट कि जैसे जैसे हम m को बढ़ाते जाएंगे तो एफ एम की दूरी उस एलिमेंट से इतनी कम हो जाएगी कि एक स्टेज के बाद इट इज़ गोइंग टू बी लेस देन दिस एप्सिलॉन। सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। तो फिर हम लोगों ने क्या किया था कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दैट दिस इज अ कोशी सीक्वेंस, वी कुड इवेंचुअली शो दैट एफ एम आई क्या है, एलिमेंट एफ एम का ith कोऑर्डिनेट। सो इनसे जो हमको तो आई को फिक्स कर दीजिए, तो जितने भी ये एफ एम एलिमेंट्स थे इन सब का फर्स्ट कोऑर्डिनेट विच इज गोइंग टू द एलिमेंट ऑफ आर दैट वी शोड वॉज ए कोशी सीक्वेंस। ऐसे ही एफ एम टू यानी कि F12, F22, F32 हर F के सेकेंड कोऑर्डिनेट्स की भी हमको एक कोशी सीक्वेंस मिल जाएगी। सो दे कन्वर्ज, चूंकि सब R के अंदर है, R के अंदर पहले से आपको मालूम है कि एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सो दिस विल कन्वर्ज टू सम एलिमेंट ऑफ R जिसको हमने सुविधा के लिए डोनेट कर दिया था एस एफ आई। सो एफ एम आई कन्वर्जेस टू एफ आई फॉर एवरी आई। तो हर आई के लिए हमको एफ आई मिल रहा है। सो इसकी मदद से इस एफ को हम एक फंक्शन रूप में देख सकते हैं विच सेंड्स ईच आई एलिमेंट आई टू दिस एफ आई। सो दिस एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम the set 1, 2, n to r, and because हमने ये पहले ही कहा था कि इसके हर एलिमेंट को we can regard as a function, so this actually is going to give us a function। ओह, हमने बंदी कर दिया गलती से, तो जस्ट वेट, हमको दोबारा फिर बार बार लोग आते रहते हैं, इससे थोड़ी समस्या हो जाती है। खैर एनीवे, तो कन्फ्यूजन में बंद हो गया, तो थोड़ा वेट कीजिए, खुलेगा। Just have a little patience. Okay. खोलिए, बड़ा मुश्किल है। हाँ, ओके फाइनली।
ओके, सो देखिए खुलता है कि नहीं, हाँ ठीक 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 ठीक, ओके। सो देन हमने कहा था कि हमको एक एलिमेंट मिल गया, नाउ वी शैल शो कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है इन आर एन दिस कन्वर्ट दिस पॉइंट दिस थिंग। तो क्या दिखाना है कि फॉर दिस एप्सिलॉन वी कैन फाइंड a positive number big enough such that whenever m is greater than that positive number, तो fm और f के बीच की दूरी, दूरी का मतलब मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय दिस नॉब, उसके कंटेक्स्ट में दूरी ले रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन दिस एप्सिलॉन, राइट? सो ओके, सो नाउ ओके, सो since for every I fmi fi कहां पर? रियल लाइन पे। therefore there exists some positive number, और उसको हम चूंकि आई करस्पॉन्डिंग मिलेगा उसको हम लिख देते हैं एन आई, सच दैट अगर एम एन आई से बड़ा है देन द डिस्टेंस बिटवीन दिस, अभी सब आर के अंदर हो रहा है, दिस थिंग इज लेस देन, दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, राइट? हम क्या करेंगे कि आगे की जरूरत को ध्यान देते हुए, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर, आई विल टेक दैट नंबर पर्पसली टू बी एप्सिलॉन बाय रूट एन, राइट? सो दिस विल, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्यों हम इसको ले रहे हैं, such that whenever m is greater than ni, then this will imply that the distance between fmi and fi is less than this thing, and this is true for every I, this is true for, तो इसका मतलब I के लिए 1 के लिए मिलेगा n1, 2 के लिए मिलेगा n, where now what we do is let n0 be the maximum of all these, आपको n1 मिला, n2 मिला और n मिला, राइट? इनको ले लीजिए, राइट? देन अगर m इससे बड़ा हुआ तो m n1 से भी बड़ा है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है ना, तो m n1 से भी बड़ा है, n2 से भी बड़ा है, n3 से भी बड़ा है, सबसे बड़ा है, सो आई कैन राइट दिस इम्प्लाइज, ये वाला तो ट्रू वाला था केवल इस i के लिए, नाउ दिस is less than this by this thing, इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी आई। अब आपको किसी आई पे आप डिपेंडेंट नहीं, कोई भी आई ले लीजिए, कोई भी आई ले लीजिए, सबके लिए होगा, सबके लिए होगा। सो नाउ रिमेंबर, हमको दिखाना तो ये है, हमको दिखाना ये है। नाउ यू सी दैट नाउ इनके बीच की दूरी जो होगी, that is with respect to the metric induced by the norm, that means fm minus f। आप याद कीजिए, हम लोगों ने देखा था कि x माइनस y के बीच, अगर दोनों x और y जो है मान लीजिए r के एलिमेंट, r टू द पावर n के एलिमेंट्स हैं, इसको इससे अलग है, ये इस प्रूफ का पार्ट नहीं है, तो केवल समझाने के लिए है। मान लीजिए ऐसे कोऑर्डिनेट्स x1 x2 xn, y कोऑर्डिनेट y1 y2 y2, ये क्या होता है? दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस yi का स्क्वायर
टू द पावर हाफ होता है, ठीक है, यही होता है I इज इक्वल टू 1 to n। अगर x इज इक्वल टू x1, x2, xn एंड y इज इक्वल टू y1, y2, yn कोऑर्डिनेट्स, दे आर एलिमेंट्स ऑफ दिस थिंग। अब फर्क क्या है कि हमने चूंकि एलिमेंट x को f से डिनोट किया है, तो xi है क्या, xi इज एक्चुअली इक्वल टू f ऑफ i, राइट। तो यहाँ बदल जाएगी चीज, तो इसका ith कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका ith कोऑर्डिनेट हो जाएगा fmi, इसका क्या हो जाएगा fi। So this is actually equal to summation xi। तो xi के बाद fmi माइनस fi, ये लिख लिया आपने। अब चाहे तो इसको ये लगा दीजिए पॉजिटिव वैल्यू, और दिस इज लेस देन दिस थिंग। ये आपका I is from 1 to n, right? And you see that this thing is going to be less than fm1 minus f, ये 1 है, स्क्वायर का हाफ प्लस fm2 माइनस f2 स्क्वायर टू द पावर हाफ, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या मिलेगा, fn, I'm sorry, m, ये तो m है, ये तो फिक्स्ड है, n माइनस f ऑफ n स्क्वायर हाफ। हम केवल इसकी नकल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। नाउ यू सी दैट ये कहता है कि fm1 माइनस f1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई दिस थिंग। तो स्क्वायर किससे कम होगा, स्क्वायर इज गोइंग टू बी लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2। फिर उसका रूट लीजिए, स्क्वायर रूट लीजिए, क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन बाई ओके। सो यू सी दैट, अच्छा हमने, आई एम सॉरी 2 लिखना गलत, 2 गलत लिख गए, आई एम सॉरी, यहाँ तो लिखा था, यहाँ गलत लिख गए। This thing is less than, this thing is less than this, बल्कि हम इसकी जरूरत भी नहीं है, इसको बिठा देंगे, इसकी जरूरत है नहीं। And yeah, so because this thing is less than this thing, तो इसका स्क्वायर will be less than एप्सिलॉन स्क्वायर बाई n स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट लीजिए तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई n हो जाएगा, राइट। सो you will see that this whole thing is less than एप्सिलॉन बाई n प्लस एप्सिलॉन बाई n प्लस एप्सिलॉन बाई n टाइम्स होगा, 1 2 n टर्म्स है, विच इज इक्वल टू n टाइम्स एप्सिलॉन बाई n, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने ये दिखा दिया, अब आप बीच का डिटेल भूल जाइए, हमने दिखा दिया कि हमको, आई एम सॉरी, एक चीज लिखना भूल गए, ये इसके बराबर हो जाएगा। सो देयरफॉर एक चीज यहां लिख दीजिए, ये हमको इसको दोबारा, देयरफॉर फॉर m greater than n0, अगर ये m इससे बड़ा हुआ, then fm minus f is going to be less than this thing, which is right। तो हमने क्या दिखा दिया कि for m greater than this thing, बीच का हमको
अब हमारा काम निकल गया तो उसको हम भूल भी सकते हैं। हम फोकस करना चाहते, दिखाया कि अल्टीमेटली दिखाया क्या, अल्टीमेटली दिखाया कि अगर हम कोई एप्सिलॉन दिया हुआ है तो हम एक पॉजिटिव एन जीरो ढूंढ सकते हैं such that whenever m is greater than n zero, then the distance between fm and f is less than this epsilon. So therefore this fm converges to f. So every sequence, every Cauchy sequence, ये क्या था, ये Cauchy, so every Cauchy sequence has been shown to be convergent, और यही परिभाषा है completeness की, right? So therefore Rn is complete, and hence यही दिखाना था, राइट? तो हमको बनाक स्पेस की एक सुंदर सी एग्जांपल मिल गई। आर तो पहले से जानते थे, बीएससी में देखा होगा, लेकिन आर टू द पावर एन भी कंप्लीट है। आर टू द पावर यानी कि आर टू द पावर एन के अंदर भी एवरी Cauchy सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एंड लाइकवाइज एग्जैक्टली इसी कॉपी कीजिएगा, राइट? शो दैट अगर आर की जगह आप कॉम्प्लेक्स ले लेते, दिस इज ए बनाक स्पेस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नया पेज स्टार्ट करेंगे। हो गया जी? हेलो? Yes, sir. Okay, so I'll start a new page now. Right? तो वैसे तो बनाक स्पेस की बहुत सारी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस वाले कोर्स में उसका कोई ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं। एमएससी का प्रॉपर कोर्स होता तो उसमें हम लोग देते हैं, ठीक है? नाउ we are going to show that let M be a let M be, इसको अभी हटा दें, let M be। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि ये जो हमारा मान लीजिए नॉन लीनियर स्पेस है, लेट दिस बी ए subspace of a non-linear space n this thing। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम m बोल देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि n जो है वेक्टर स्पेस भी है, और चूंकि इस नॉर्म से एक मीट्रिक इंट्रोड्यूस हो रही है तो मीट्रिक स्पेस भी है, तो ये वेक्टर स्पेस भी है, मीट्रिक स्पेस भी। जो सब स्पेस बोलते हैं तो अक्सर ये दिमाग में एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस कि सब स्पेस ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। तो कन्वेंशन ये है कि अगर केवल सब स्पेस लिखते हैं तो इसका मतलब सब स्पेस ऑफ दिस थिंग एज ए मीट्रिक स्पेस लिख देते हैं। क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हम इसको यहां पे एलोबरेट करते हैं। कंसिडर्ड एज ए मीट्रिक स्पेस।
metric space. Consider as a metric space, right? Then देखिए, अगर M इसका आपको मालूम है कि कोई भी टॉपोलॉजिकल स्पेस हो या कोई भी मीट्रिक स्पेस को, उसका हर सबसेट जो है टॉपोलॉजिकल स्पेस है विद सब स्पेस टोपोलॉजी, मीट्रिक स्पेस पे भी मीट्रिक मिल जाती है आपको, राइट? तो एवरी सबसेट इज गोइंग टू बी ए सब स्पेस ऑफ ए मीट्रिक स्पेस ऑफ ए और या टॉपोलॉजिकल स्पेस के लिए। लेकिन किसी वेक्टर स्पेस का हर सबसेट तो नहीं हो सकता है, राइट? हर सबसेट नहीं होता। आपका एग्जाम्पल देखा होगा। तो यहाँ में कह रहे हैं कि अगर ये M इत्तेफाक से इसका सब स्पेस नहीं है एज ए वेक्टर स्पेस, देन इसका क्लोजर, देन M क्लोजर का मतलब क्या हो जाएगा? वी आर ट्रीटिंग दिस थिंग एज ए मीट्रिक स्पेस, क्योंकि वेक्टर स्पेस में क्लोजर कोई चीज होती नहीं है। देन दिस इज ए लीनियर subspace of N, right? यदि केवल सब स्पेस बोलते हैं तो अक्सर तो अधिकतर उसका मतलब ये होता है कि सब स्पेस व्हेन दिस इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए मीट्रिक स्पेस, राइट? कि नहीं, हम चाहते हैं सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, तो बोलना पड़ेगा लीनियर सब स्पेस, राइट? देन दिस इज ए सब स्पेस ऑफ दिस थिंग। तो क्या दिखाना है हमको दिखाना है कि अगर x और y this f being the ground field of the vector space, भाई अगर n वेक्टर स्पेस है दिस वेक्टर स्पेस और सम फील्ड, लेकिन आपको मालूम है नॉर्म में फील्ड होती क्या है? या केवल रियल वाली फील्ड या कॉम्प्लेक्स वाली फील्ड। सो दिस अल्फा बीटा जो है या तो रियल नंबर होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, डिपेंडिंग ऑन n किसके ऊपर वेक्टर स्पेस है। तो अगर ये m बार सब स्पेस, तो क्या दिखाना पड़ेगा कि अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू m बार। उससे क्या हो जाएगा कि m बार, ये आपको सब स्पेस की पहचान है वेक्टर स्पेस केस में। सो यू वांट टू शो दैट if x y are n2 elements and alpha beta are n2 scalars, then alpha x plus beta y also belong to m bar. Now मीट्रिक स्पेस में आपको मालूम है कि मीट्रिक स्पेस जो आपने पढ़ा होगा कि अगर ये मीट्रिक स्पेस है कोई, अगर ये मीट्रिक स्पेस है और ये इसका सबसेट है, राइट? देन x is a limit point of A if x is arbitrary close to this thing. क्या मतलब हुआ? That is, for every epsilon there exists some A such that कि x और a के बीच की दूरी, ये मतलब वो आर्बिट्रेरी क्लोज टू दिस थिंग, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है? तो हम यहां पर इस चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे। सिंस x y belong to m, 6xy belong to m, right? 6xy belong to m, बल्कि इसके पहले लिख दें तो हम हमारा स्ट्रेटजी क्या है? देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, ये प्रूफ का पार्ट नहीं है। हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम दिखाना चाहते हैं कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू दिस थिंग। ये हम दिखाना चाहते हैं। ये दिखाने के लिए ये सब स्पेस हम दिखाना चाहते हैं, दिस बिलोंग्स टू दिस थिंग फॉर ऑल एक्स वाई इन एफ बार एंड फॉर ऑल स्केलर्स। ये दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या दिखाना चाहते हैं कि अगर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज नॉट ऑलरेडी इन एम, देन दिस इज लिमिट पॉइंट ऑफ एम।
तो लिमिट पॉइंट ऑफ m का मतलब हमको दिखाना पड़ेगा दैट दिस एलिमेंट इज आर्बिट्रेरिली क्लोज टू दिस। व्हेन एनी एप्सिलॉन, हमको m का एक पॉइंट मिल जाएगा जिसकी दूरी अल्फा x प्लस बीटा y से उस एप्सिलॉन से कम होगी। तो हम पहले मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, कोई आपको मान लीजिए ये दिया हुआ है, सपोज यू हैव गिवन दिस एल, राइट। तो हमको क्या दिखाना है, हमको क्या दिखाना है कि हमको m का एक m बार का एक पॉइंट मिल जाएगा, सॉरी m का एक पॉइंट मिल जाएगा जिसकी दूरी अल्फा x प्लस बीटा y से दिस एप्सिलॉन से छोटी होगी। तो हमने अब इस चीज का इस्तेमाल, नाउ सिंस एक्स वाई बिलोंग टू m बार, पहली चीज तो ये है कि ये अभी एक और चीज, इसको हम साफ साफ लिखते हैं, इसको यहीं पे ले आए, क्योंकि ये प्रूफ का पार्ट है, बहुत कोने में चला जाएगा तो आप मिस कर जाइएगा। तो ये क्या लिखा था, एंड। सो लेट, नाउ you see that if both alpha beta are 0, then obviously alpha x plus beta y तब तक 0 हो जाएगा, then नथिंग टू प्रूव। तो मान लीजिए कि इनमें से कम एक 0 है। सो लेट one of alpha and beta be non-zero. Now, since xy belong to m bar, x is arbitrarily close to m, similarly y is arbitrarily close to m. So we can find elements in m which are very close to x and very close to y. So there exist elements, कुछ नाम दे देते हैं, x1, y1 in m such that the distance between, यहाँ मीट्रिक क्या है, ये है, distance between x1 is as less as we desire. तो हमारे पास एक ये है, हमारे पास एक ये है, तो हम इसको लिख देंगे, दिस इज, आई विल राइट इट एज अल्फा, ये तो रियल नंबर हो गया, और चूंकि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, वी कैन टॉक अबाउट 1 अपॉन अल्फा एंड टेक दिस टू बी इक्वल टू दिस थिंग, एप्सिलॉन बाई 2, कि एप्सिलॉन से कम चल जाएगा, देखते हैं, चलिए। एंड सिमिलरली y माइनस y1 is less than this thing. So हमारा क्लेम है, so clearly चूंकि x1 y1 belong to m,
clearly alpha x1 plus beta x1 belong to m. अच्छा, हमसे एक गलती हो गई है, हमने सब कुछ मिक्सअप कर दिया है। थोड़ा सा अपने उस पर सुधार कर लीजिएगा, ये हमने गलत लिख दिया, इसकी हमको आगे जरूरत पड़ेगी। हमसे गलती हो गई है, हमने जो पहले बोला था वो कहीं और जरूरत थी, यहाँ पे जरूरत नहीं थी। तो हमारा रिवाइज्ड स्टेटमेंट क्या है? हमारा रिवाइज्ड स्टेटमेंट ये है कि अगर इफ m इज द सब स्पेस ऑफ दिस थिंग, तो यहां पर क्या है कि m इज ए लीनियर वेक्टर स्पेस का है, तो m बार जो है वो भी इसका लीनियर सब स्पेस होगा, ये हम दिखाना चाहते हैं। तो अब चूंकि x1 y1 बिलोंग टू m और m वेक्टर स्पेस का लीनियर सब स्पेस है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी m में बिलोंग करेगा। अब इसको देख के याद है कि हमने गड़बड़ी कर दी थी, तो चूंकि हमको चाहिए था ये चीज, दिस बिलोंग्स टू m बिकॉज दिस m इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस n। तो m के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन m के बाहर नहीं जाएगा। सो x1 y1 बिलोंग टू दिस विल रिमेन दिस थिंग। तो हम दिखाएंगे हमको दिखाना ये था कि ये एलिमेंट इज आर्बिट्रेरी क्लोज टू m। तो हमको m के अंदर एक एलिमेंट की तलाश थी जो कि इसके जितना हम पास चाहें उतना पास पहुंच जाए। तो अब हमको m का एक एलिमेंट ये मिल गया। अब हम ये दूरी नापते हैं कि है क्या, यानी कि अल्फा x प्लस बीटा y माइनस अल्फा x1 प्लस बीटा 1। तो हम दिखाएंगे इनकी दूरी जो है एप्सिलॉन से कम है। तो दिस इज इक्वल टू इनको क्लब कर दीजिए, तो अल्फा x माइनस x1 प्लस बीटा y माइनस y1, right? And you know that norm of x plus y is less than norm of x plus norm of y. So this thing is less than or equal to this x minus x1 plus बीटा y माइनस y1। और आपको मालूम है नॉर्म की कंडीशन क्या थी कि अल्फा x का नॉर्म was equal to mod of alpha into this thing. So this thing is actually equal to this plus beta, and this thing is less than equal to, हमने लिया था that this is less than this thing, so this will be less than this into this epsilon by 2 plus beta into इसका inverse, and you can see that ये वन हो जाएगा। I'm sorry, काटा क्यों? काटने का तो कोई मतलब नहीं है। ये वन हो जाएगा, so this is actually equal to epsilon by 2 plus epsilon by 2 is equal to epsilon। तो कुल मिलाकर के हमको ये मिल गया कि given in epsilon we can find, given in epsilon, right, we have been able to find this thing such that हमें केवल इतने की जरूरत है, such that this thing is, बीच का पार्ट तो खैर हमारे पास आ ही गया, राइट। लेकिन हमने इतना दिखा दिया कि कोई भी एप्सिलॉन दिया हो
तो हम m के अंदर एक एलिमेंट ढूंढ लेंगे जिसकी दूरी इससे इस एप्सिलॉन से कम होगी. दैट मीन्स this element is arbitrarily close to m, therefore this is going to be limit point. So therefore this plus beta y is a limit point of m, और क्लोजर के अंदर सारे लिमिट पॉइंट्स होते हैं. This is a limit point of m whereby alpha x plus beta y surely this thing. Therefore m is a subspace of the dominator space, this thing, right? So this will take care of this thing. इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी आगे. So इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. हेलो. यस सर, हो गया. Yes, sir. ओके. सो इसको अभी हम फिर इस पे वापस आएंगे, बट बिफोर दैट let us finish this thing also. वो ये कहता है कि let n be a non-zero, यानी कि नॉन जीरो मतलब n ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट जीरो है, राइट? मतलब क्या है नॉन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज n के अंदर जीरो के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं. सो लेट n बी नॉन जीरो दिस थिंग. देन n is a Banach space if and only if the subset S of n, which consists of all elements of n जिनका नॉर्म 1 है, is complete. तो ये बड़ा सुविधाजनक हो जाएगा. अगर आपको दिखाना है कि n बना का स्पेस है तो ऑर्डिनरी क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा पूरे के पूरे n के अंदर कोई भी कोई सीक्वेंस लेंगे तो कन्वर्ज करेगी. लेकिन अगर ये हो जाएगा तो आपका काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा. आपको सारे n के अंदर सारी कोशिश सीक्वेंस नहीं देखनी है. आपके अंदर ये n का ये सबसेट हुआ तो इसका साइज अमूमन छोटा होगा. तो नंबर ऑफ कोशिश सीक्वेंसेस इन द होल ऑफ n इज मे बी लेस देन द नंबर ऑफ कोशिश सीक्वेंसेस इन दिस थिंग. तो इसमें चेक करिए कि इसके अंदर जो कोशिश सीक्वेंस है, यानी कि वो कोशिश सीक्वेंसेस जिनके हर एलिमेंट का नॉर्म 1 है, अगर वो कन्वर्ज कर रही हैं तो गारंटी हो जाएगा कि पूरे n के अंदर हर कोशिश सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, राइट? सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस रिजल्ट, राइट? तो एक तरफ का पार्ट तो इजी है, सेकंड पार्ट भी इजी है, लेकिन लिखने में कम्बरसम है. तो फर्स्ट लेट n be a Banach स्पेस, यानी कि n की हर कोशिश सीक्वेंस कन्वर्ज करती है. हमको दिखाना है कि s की भी हर कोशिश सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी. सो लेट xn be a Cauchy sequence in S. इन S का मतलब कि हर xn का नॉर्म 1 है, क्योंकि S में वही एलिमेंट्स इनका नॉर्म 1 है, राइट? नाउ
अगर ये एस के अंदर कोशी सीक्वेंस है तो एस तो इनका सबसेट है, तो इसके अंदर भी कोशी सीक्वेंस. नोट दैट दिस इज ऑल्सो a Cauchy sequence in F. So, because n is complete, it must converge. मान लीजिए कि ये xn कन्वर्ज करती है x को, सो इट मस्ट कन्वर्ज. तो n है ना, तो कन्वर्ज करेगी, तो ये एलिमेंट जो है अमूमन n को बिलोंग करेगा. अभी हम ये नहीं कह सकते कि s को बिलोंग करना है, लेकिन हमको चाहिए s के अंदर, हमको चाहिए कि दिस सीक्वेंस शुड कन्वर्ज विद इन s. तो अभी चूंकि ये कोशी सीक्वेंस n में है तो n के अंदर कन्वर्ज करेगी, तो ये एलिमेंट n में बिलोंग कर जाएगा. लेकिन हमको ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि इसके अंदर भी हो. नाउ यू सी दैट but as हम लोगों ने देखा था कि ये नॉर्म जो फंक्शन है, दिस इज कंटिन्यूअस, इट मस्ट मैप कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस. यानी कि एक्सन कन्वर्ज टू एक्स का मतलब कि नॉर्म ऑफ एक्सन वो सीक्वेंस जो मिलेगी किस पे, एफ के अंदर मिलेगी. सॉरी, ये आर था, सॉरी ये आर है. ये जो नॉर्म ऑफ एक्सन आर गोइंग टू बी एलिमेंट्स ऑफ दिस थिंग, तो ये सीक्वेंस इसके अंदर हो जाएगी कंटिन्यूअस. दैट मीन्स नॉर्म ऑफ एक्सन मस्ट कन्वर्ज टू नॉर्म ऑफ दिस थिंग. As this thing is equal to 1 for every n, तो ये सीक्वेंस क्या है, ये जो सीक्वेंस है 1 1 1 1 सब कहने के लिए 1 1 1, तो 1 1 जो कांस्टेंट सीक्वेंस है किसको कन्वर्ज करेगी, 1 को ही कन्वर्ज करेगी. As this is equal to 1, therefore this will be forced to be equal to 1. That means x is going to belong to this thing. तो ये जो xn जो x को कन्वर्ट कर रहा था, दरअसल ये x जो है s का एलिमेंट निकल के आ गया. तो therefore this Cauchy sequence in s converges to a limit in s, right? So therefore xn converges in s. So every Cauchy sequence is convergent. That means whereby S is complete. Ulta, conversely, let S be complete. अब थोड़ा चूंकि आपके पास जानकारी केवल S के बारे में है कि S में हर Cauchy सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, आपकी तरह n की भी हर Cauchy सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, n में तो ज़्यादा Cauchy सीक्वेंस हो जाएगी. तो इसलिए थोड़ा सा आपको यू शुड एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा और कुछ आर्गुमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि s केवल पूरे n को कवर नहीं करेगा. तो मान लीजिए लेट xn be a Cauchy sequence in n. If infinitely many members of xn are 0, then
तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है, n is non-zero. If infinitely many members of this thing are zero, then this thing has a subsequence whose each member is zero. Whereby चूंकि कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी, इट विल कन्वर्ज टू जीरो. एंड सो विल दिस थिंग. तो नॉन ट्रिवियल क्या होगा? जबकि इस सीक्वेंस के केवल फाइनाइटली मेनी टर्म्स जीरो हो, अगर जीरो है. नाउ लेट ओनली finitely many members of xn be zero. अगर फाइनाइटली मैनी है तो इसकी कन्वर्जेंस पे इनका कोई कंट्रीब्यूशन, फाइनाइटली मैनी है ना, अगर कन्वर्ज करेगी तो कन्वर्जेंस दिखाई पड़ेगा, बाकी जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है. सो नाउ लेट ओनली फाइनाइटली मैनी मेंबर्स ऑफ xn बी जीरो, राइट? Then all non-zero members of xn will provide a subsequence of xn. मान लीजिए वो सबसीक्वेंस है whose no member is zero. कोई मेंबर जीरो नहीं. तो आपने क्या किया कि जो भी आपकी सीक्वेंस थी उसमें केवल फाइनाइटली मैनी जीरो थे, उनको निकाल दिया. तो जो बच जाएगा वो भी सीक्वेंस होगी, उसकी सब सीक्वेंस होगी, और उसके सारे एलिमेंट जो होंगे नॉन जीरो होंगे. सो नाउ व्हाट वी डू इज the following. Put yn dash to be equal to yn divided by the norm of this thing, n1 to this thing. अब डिवीजन पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी yn जीरो नहीं था, तो नॉर्म जो है इसका जीरो नहीं होगा, तो वी कैन डिवाइड बाय दिस थिंग. देन नॉर्म ऑफ दिस थिंग, ये जो नई सीक्वेंस मिली, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ yn डिवाइडेड बाय तो ये तो रियल नंबर हो गया, इसको तो आप बाहर ले जाइएगा, तो ये नॉर्म ऑफ वाई बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ वाई, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1. सो ये जो नई सीक्वेंस मिली, दिस इज ए सीक्वेंस इन S.
ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमने क्या किया, हमको ये दिया हुआ था कि एस इज कंप्लीट, तो हमको दिखा था एन इज कंप्लीट, तो हमने एन में क्वेश्चन सीक्वेंस से स्टार्ट किया और किसी तरीके से इसकी मदद से हम एक अभी क्वेश्चन सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस मिली। अब हम दिखाएंगे दैट दिस इज द क्वेश्चन सीक्वेंस इन एस। तो अगर क्वेश्चन सीक्वेंस हो जाएगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा, बिकॉज देन दिस इज गोइंग टू कन्वर्ज। तो जिस पर कन्वर्ज करेगी उसकी मदद से फिर हम एक एलिमेंट निकाल लेंगे एन का जिस पर ये भी कन्वर्ज करेगी। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दिखाना दैट दिस इज नॉट जस्ट ए सीक्वेंस इन दिस थिंग, दिस एक्चुअली क्वेश्चन सीक्वेंस, यानी कि इस सीक्वेंस के एंड में जो एलिमेंट्स, इसके जो टेल में जो एलिमेंट्स, इसकी जो पूंछ वाले जो एलिमेंट्स है एकदम एंड वाले, दे आर आर्बिट्ररी क्लोज, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू शो दैट द सीक्वेंस y in dash इज अ क्वेश्चन सीक्वेंस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? यस सर। ओके, तो हमको दिखाना है कि दिस सीक्वेंस y and dash इज अ क्वेश्चन सीक्वेंस। तो क्या दिखाना है हमको कि कोई भी एप्सिलॉन दिया हो, सो आई कैन फाइंड बिग इनफ mn सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन ym dash माइनस yn dash इज लेस देन दैट एप्सिलॉन। सो नाउ उसके पहले आप देखिए, नाउ अगर आपने ym dash माइनस yn dash, जिसको कि मुझे दिखाना है कि एप्सिलॉन से छोटा है, अगर आप इस पे गौर करें, देन दिस इज नथिंग बट yn, नहीं m लिखा है ना, तो m करेंगे ym माइनस yn by yn, which I can rewrite as ym by ym minus y अच्छा ठीक है, आप इस स्टेज पे स्टॉप कर जाइए, यहीं तक ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा पूरा हो नहीं पाएगा, हमको फिर से कल इसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक वाला पार्ट इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, सो दिस पार्ट आई विल कंप्लीट टुमारो, राइट, क्योंकि अभी हो नहीं पाएगा, अभी काफ़ी इसमें बचा हुआ है, राइट। सो एनीवे वी शैल शो दैट दिस इज ए क्वेश्चन सीक्वेंस इन एस, और चूंकि एस कंप्लीट है तो फिर कन्वर्ज करेगी, और फिर उसकी मदद से हम दिखा देंगे कि ओरिजिनल सीक्वेंस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, राइट। सो दिस पार्ट आई विल डू टुमारो, राइट, क्योंकि कल हमको फिर दोहराना पड़ेगा इसको। ओके, सो यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।